हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 तक पढ़ लिए हैं। हम लोग आज लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ेंगे, हम बताने जा रहे हैं आपको कि हम लोग 10th तक गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़े थे, उसका n पदों का योगफल पढ़े थे, उसका जनरल टर्म पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुणोत्तर माध्य। तो आज का पहला टॉपिक होगा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते थे अरिथमेटिक मीन एम, इन द सेम वे आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएम गुणोत्तर माध्य। ठीक है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। ये क्या होता है? यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच की संख्या को शेष दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। आई मीन टू से, देखो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, सपोज मैं मानता हूं कि ए बी सी, ये तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। यदि ये तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इन दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य। जैसे हम लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा था कि यदि तीन संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को बोलते थे समांतर माध्य ए और सी का। ठीक है, उसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में भी डिफाइन किया गया है कि यदि तीन संख्याएं ए बी सी, सपोज ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या मीन्स बी को हम लोग बोलेंगे ए और सी का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य को अक्षर जी से प्रदर्शित किया जाता है। जी से क्यों? क्योंकि इसको गुणोत्तर माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं जीएम, तो इसका पहला लेटर लिया गया है जी। जैसे समांतर माध्य को बोलते थे हम लोग ए एम, उसका पहला लेटर लेते थे हम लोग ए, उसी तरीके से यहाँ पे जी लेंगे। ठीक है, आगे देखो, दूसरे शब्दों में संख्या जी को दी हुई दो संख्याओं ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य कहते हैं यदि ए कॉमा जी कॉमा बी गुणोत्तर श्रेणी में है। बात वही हुआ कि ए जी सी, ए कॉमा जी कॉमा सी यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो जी को हम लोग बोलेंगे ए और सी का गुणोत्तर माध्य। या तो ऐसा बोल दो, संख्या जी दी हुई दो संख्याओं ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य होगा यदि ए जी बी गुणोत्तर श्रेणी में है। बात देखिए होगा ना, दोनों को मतलब ये तो वो बोलो या तो ये बोलो। ठीक है, गुणोत्तर माध्य को संक्षेप में गुणोत्तर माध्य इस तरीके लिखते हैं, पहला अक्षर लिख दो या जीएम लिखा जाता है। इन शॉर्ट, इससे भी शॉर्ट बोलोगे जी में, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से और समांतर माध्य को ए से। ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य निकाला कैसे जाएगा? सिंपल तरीका है, हमने बोला कि यदि ए बी दो संख्याएं हैं, देखो मैंने बोला कि यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, सपोज ए और बी दो संख्याएं हैं, इनके बीच गुणोत्तर माध्य जो है जी है। ठीक है, यदि जी इनके बीच का गुणोत्तर माध्य है तो ये अंडरस्टूड है, ये पहले से ही समझ सकते हैं आपकी ये तीनों संख्याएं किसमें हैं? गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ा हमने कि यदि तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो T2/T1 मीन्स G/A ये क्या होगा? R के बराबर होगा, सार अनुपात के बराबर होगा। और यही किसके बराबर होगा? T3/T2 मीन्स तीसरा पद बटे दूसरा पद, तो B/G हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू बी, या वी कैन से जी इक्वल टू रूट ओवर ए इंटू बी। मीन्स दो संख्याओं ए और बी का गुणोत्तर माध्य जो होता है रूट ओवर ए बी होता है। जैसा कि हमने समांतर माध्य में पढ़ा था, ए क्या होता था? दो संख्याओं ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, इसी तरीके से गुणोत्तर माध्य होगा रूट ओवर ए बी। ओके, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। गुणोत्तर माध्य हो गया। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, मैं बता दिया हूँ पहले ही कैसे निकालते हैं। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है तो माना दी हुई दो संख्याओं ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी है, कैपिटल जी है। ठीक है, ए कॉमा जी कॉमा बी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। यदि जी ए तथा बी के बीच का गुणोत्तर माध्य है तो हम कह सकते हैं कि ए कॉमा जी कॉमा बी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ओके, जब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम बोलेंगे R इजिकल टू T2/T1, R इजिकल टू T2/T1 और यही बराबर होगा
T3/T2 के। तो यहाँ पे देखो पहला पद क्या है, ए है, दूसरा पद क्या है, जी है। तो G/A मीन्स T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे G² इक्वल टू AB या G इक्वल टू √/AB, ये आ गया गुणोत्तर माध्य। अतः दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उन संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ये आप बोल सकते हो, इन शॉर्ट वी कैन से दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू अंडर रूट मीन्स वर्गमूल अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, पहले हम लोग उसका प्रोडक्ट करेंगे मीन्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद उसका रूट निकालेंगे। संख्याओं ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये आपको फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी में पढ़े थे ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस B/2, वैसे यहाँ भी होता है। अब आगे देखो, जैसे हम लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़ा था कि दो संख्याओं ए और बी के बीच में n गुणोत्तर माध्य पद निवेशित करिए। सॉरी, हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़े थे कि ए और बी के बीच में n समांतर माध्य पद निवेशित कीजिए। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ेंगे कि ए और बी के बीच में n गुणोत्तर माध्य पद निकालिए। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा जो हम लोगों ने समांतर श्रेणी में पढ़े थे। ठीक, बस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। डिफरेंट क्या होगा, वहाँ पे हम लोग डी यूज करते थे, यहाँ पे आर यूज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य पद निकालना है। n जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। यदि दी हुई संख्याओं a तथा b के बीच n संख्याएं को हमने क्या बोला, G1, G2, G3, Gn अप टू Gn तक ना, ऐसी हैं कि a, G1, G2, G3, Gn, यहाँ b होगा, b भी होगा। ठीक है, b गुणोत्तर श्रेणी में हो तो G1, G2, G3, Gn को a तथा b के बीच n गुणोत्तर माध्य पद कहते हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था, यदि दो संख्याओं a तथा b के बीच में n संख्या a1, a2, a3, an ऐसी हैं कि a1, a2, a3, an b समांतर श्रेणी बनाते थे ना, वहां पे हम लोग बोलते थे कि यदि मैं a और b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट कर दूं, a1, a2, a3, an, तो वो जो पूरा सीरीज बनता है, कौन सा सीरीज होता है, वो समांतर श्रेणी होती है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि मैं ए और बी के बीच में n संख्याएं G1, G2, G3, Gn इस तरह से इंसर्ट करते हैं कि जो श्रेणी प्राप्त होती है वो गुणोत्तर श्रेणी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो G1, G2, G3, Gn है, ये एक गुणोत्तर, ये ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य कहलाएंगे। ठीक, तो हम लोग इसको गुणोत्तर माध्य बोलने के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, अब जैसे हमने वहां पे इसको nth टर्म निकाला था, टोटल पदों की संख्या निकाला था, तो यहाँ पे टोटल पद कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल पद हो जाएंगे, देखो इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं एकदम सही से। हाँ, समझो इसको, हमने क्या बोला, ए और बी के बीच में n गुणोत्तर माध्य पद निकालना है। तो आप बोलोगे ठीक है, हम मान लेते हैं कि G1, G2 अप टू Gn n गुणोत्तर माध्य पद हो गए। हम बोलेंगे ठीक है। तो आप बोलोगे सर यदि ये सब n गुणोत्तर माध्य पद हैं तो ये श्रेणी हो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी होगी। मैं बोलूँगा यस, आप सही बोल रहे हो। उसके बाद आप बोलोगे सर तो हम क्या करें, हम बोलेंगे कुछ नहीं, समांतर श्रेणी में आपने क्या किया था, तो आप बोलोगे सर वहाँ पे हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मीन टोटल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टोटल पदों की संख्या। तो यहाँ पे कितने टोटल पद हैं, देखो n तो ये हो गया और a और b उसमें ऐड और कर दो तो क्या हो जाएगा n+2। ठीक है, अब देखो आपको पता है अंतिम पद क्या है, b, इस श्रेणी का अंतिम पद b है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अंतिम पद को क्या लिखते हैं, l इक्वल टू a r की पावर n-1। l की वैल्यू रख दो b, प्रथम पद a है और r सार अनुपात है तो n-1 ना, सॉरी n क्या है, पदों की संख्या, तो यहाँ पदों की संख्या कितना है n+2, तो पदों की संख्या हो जाएगा n+2 और -1। तो यहाँ से आएगा b/a r की पावर n+1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप r निकाल सकते हो, r हो जाएगा b/a होल टू द पावर 1/n+1। ऐसा क्यों है, हम लोगों ने दोनों साइड में 1/n+1 पावर लिया, तो जब इधर लिए गए तो 1/n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ b/a की पावर n+1 आ जाएगा, 1/n+1। ठीक है, r इतना आ जाएगा। अब देखो आपको पता है कि a, G1, G2 सब गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब यदि a में मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं तो G1 मिल जाएगा, ऐसे G1 में फिर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं तो G2 मिल जाएगा, G3 में r से मल्टीप्लाई कर दूं तो G4 मिल जाएगा, ऐसे Gn इसमें जो इसके पहले जो संख्या रहेगी उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो
जीएन मिल जाएगा। तो देखो आप जीवन को लिख सकते हो क्या, जीवन को लिख सकते हो ए इंटू आर, ठीक। जी2 क्या लिखोगे, गुणोत्तर श्रेणी का ये तीसरा पद है, तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ए आर की पावर एन माइनस वन फार्मूला होता है ना, तीसरा पद है तो 3 - 1 ए आर स्क्वायर। ऐसे ही चौथा पद क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि मैं जी1 निकाल रहा हूँ तो इसमें आर की पावर 1 है, जी2 निकाल रहा हूँ तो आर की पावर 2 है, जी3 निकाल रहा हूँ तो आर की पावर 3 है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जब मैं जीएन निकालूंगा उसमें आर की पावर कितना होगा, एन होगा, ठीक। ए आर की पावर एन। अब देखो यहाँ से आप लोग आर तो निकाल चुके रहोगे, तो आर की वैल्यू यहाँ पे रखते जाइएगा और जी1 जी2 जी3 जीएन मिलता जाएगा, ठीक। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना इसमें, आर तो पता रहेगा ना, यदि आपको ए और बी की वैल्यू पता है तो आप आर निकाल लोगे आराम से। जब आर की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपको मिल जाएगा जी1 जी2 जी3 जीएन जो भी चाहिए होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था, सेम मेथड से फॉलो किया था, वही यहाँ भी करना है, ठीक। तो इसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है जो मैं एक्सप्लेन किया अभी तक। दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना, जी1 जी2 जी3 जीएन फाइंड करना हमको। माना दी हुई दो संख्याओं a तथा b के बीच n गुणोत्तर मध्य पद क्रमशः निम्नलिखित हैं, जी1 जी2 जी3 जीएन। यदि ये सब a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य पद हैं तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा जी1 कॉमा जी2 कॉमा जी3 कॉमा जीएन कॉमा b ये एक गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मेशन करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे। जब ये गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे तो यहाँ पे देखो उक्त श्रेणी से स्पष्ट है कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, अंतिम पद क्या है, b है, श्रेणी में पदों की कुल संख्या n+2। n+2 कैसे, n तो यही हो गया, एक b है और एक a है तो n+2 हो गया, और सार अनुपात मैंने r तो मान लिया है। माना श्रेणी का सार अनुपात r है। जब हम लोगों ने इतना मान लिया तो हम कह सकते हैं कि अंतिम पद मीन्स लास्ट टर्म l भी लिखते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं, l इजिकल टू n+2वां पद। n+2वां पद क्या होगा, ए आर की पावर n-1, इन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा, n+2 - 1 तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो n+1 हो जाएगा और ये इधर जाएगा b/a हो जाएगा। अब जब r की वैल्यू निकालना है तो बोथ साइड में हम लोग 1/n+1 पावर लेंगे, तो जब यहाँ पे 1/n+1 लोगे तो n+1 से कैंसिल हो जाएगा और ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा। तो आर इजकल टू b/a 1/n+1। जब आर मिल गया तो जीवन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद है, इसको बोलेंगे ए आर, तो जीवन हो जाएगा ए आर, ए पता है आर भी निकल गया ए आर, जी2 हो जाएगा ए आर स्क्वायर, जीएन हो जाएगा ए आर पावर एन। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जीवन हो जाएगा ए आर, जी2 हो जाएगा ए आर स्क्वायर, जी3 हो जाएगा ए आर क्यूब, जीएन हो जाएगा ए आर की पावर एन। अब ये देखो फार्मूला वार्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए आर, आर पता रहेगा आपको, तो पावर वन लगाइए, 2 होगा तो ऐसा हो जाएगा b/a की पावर 2/n+1। ऐसे ए सॉरी एन होगा, जी एन होगा तो बाई एन हो जाएगा इतना। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी दो संख्याओं के बीच का n गुणोत्तर माध्य पद आराम से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल है इसके बहुत से, क्वेश्चन भी आया है, प्रश्नावली में भी क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करना, कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। समांतर एवं गुणोत्तर माध्य में संबंध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है, जेईई मेंस, पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन आता है इससे, आईआईटी और यूपीटी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से आज। तो देखो समांतर एवं गुणोत्तर माध्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स। दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य, इसको देखो ध्यान से, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक मीन पॉजिटिव रियल नंबर्स, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। मीन्स ये बोल रहा है कि एम जो होता है मीन्स अरिथमेटिक मीन, ये हमेशा ग्रेटर देन बीएम होगा, सॉरी जीएम होगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। समांतर माध्य होगा एम हमेशा जीएम से बड़ा होगा, गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, उपपत्ति देखो मीन्स प्रूफ, किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे कि हम जो उपरोक्त स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सही है। देखो तो माना दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a एवं b का समांतर माध्य a है, कैपिटल A है, गुणोत्तर माध्य कैपिटल G है। यदि गुणोत्तर माध्य G को धनात्मक लिया जाए तो
हम लोग मान रहे हैं कि यदि ये दो संख्याएं धनात्मक हैं, वास्तविक है, तो इसका गुणोत्तर माध्य भी धनात्मक और वास्तविक होगा। क्योंकि देखो इसलिए बोला है कि जब हम लोग निकालते हैं तो वहाँ जी स्क्वायर ए बी आता है, तो जी की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस रूट ओवर ए बी लिखा जाएगा। मीन्स यहाँ पे प्लस भी वैल्यू आ सकती है और माइनस भी। बट यदि दोनों संख्या पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, रियल हैं, वास्तविक हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो जी इजकल टू प्लस रूट ओवर ए बी, माइनस को नहीं लेंगे। तो यही क्वेश्चन में पहले क्लेरिफाई कर दिया है कि हम लोग मान लेते हैं कि गुणोत्तर माध्य जो है धनात्मक लिया गया है। तो समांतर माध्य क्या होता है, ए इजकल टू ए प्लस बी बाई टू, ये होता है। गुणोत्तर माध्य होता है जी इजकल टू रूट ओवर ए बी। अब देखो ए माइनस जी मैं निकालना चाहूँ, यदि हमको प्रूव क्या करना है कि समांतर माध्य जो है गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो देखो हम इसको प्रूव कैसे कर पाएंगे। यदि हम ये प्रूव कर लें कि a माइनस जी ग्रेटर देन जीरो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो हमको प्रूव करना है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a माइनस जी, इसको माइनस को इधर लाओ, ग्रेटर देन जीरो, ऐसा भी तो प्रूव कर सकते हैं ना। बात देखिए हुआ, तो हम लोग प्रूव करते हैं a माइनस जी ग्रेटर देन जीरो। तो a कितना है, a प्लस बी बाई टू माइनस जी कितना है, रूट ओवर बी। जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो इधर टू आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस टू रूट ओवर बी। अब इसको आप देखो लिख सकते हो, ए को रूट ओवर ए का होल स्क्वायर, बी को रूट ओवर बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू है भी ना। ए क्या है, रूट ओवर ए माइनस बी क्या है, रूट ओवर बी, इतने का होल स्क्वायर बाई टू। अब देखो ये एक धनात्मक वैल्यू आएगा, हमेशा धनात्मक संख्या है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसी भी नंबर यहाँ पे अगर माइनस भी आएगा, सपोज इसका अंतर, इसका डिफरेंस माइनस आएगा, तभी उसको जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। और नीचे बाई टू है तो ये भी पॉजिटिव देगा। तो इस वैल्यू के निगेटिव आने का कोई सवाल नहीं उठता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो है, ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक, जब ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो है तो जी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन जी, ए इज ग्रेटर देन जी। हमको ये प्रूव करना था कि दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। प्रूफ हो गया, समझे। इसको देख लो आप लोग एक बार, प्रूफ इसको लिखना चाहो तो लिख लो। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले थोड़ा टाइम है, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, एक एवं 256 के बीच तीन गुणोत्तर माध्ययों का निवेश कीजिए। एक एवं 256 के बीच तीन गुणोत्तर माध्य पदों का निवेश कीजिए। तो आप लोग इसको सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। सॉल्व किया आप लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहला मीन्स गुणोत्तर श्रेणी के, यदि आपने नाइन्थ लेक्चर, हाँ नाइन्थ लेक्चर देखा होगा तो आपसे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। देखो एक एवं 256 के बीच n गुणोत्तर माध्य पद निकालना है। कैसे करोगे, प्रथम पद मान लो a है, ठीक, और अंतिम पद कितना है, 256। बताओ कैसे करोगे। तो हम लोग देखो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं a और 256, ये अभी लास्ट टॉपिक जो मैंने बताया ना, क्या था, गुणोत्तर माध्य, ये वहां से क्वेश्चन आया है। एक एवं 256 के बीच तीन गुणोत्तर माध्यों का निवेश कीजिए। बट जो लेक्चर नंबर 8, 9, 10, हाँ 9 और 10 आई थिंक, वहां से बिना आपको T1 T2 ये सब नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि तीन गुणोत्तर माध्य पद क्या है, G1, G2, G3। ठीक है, यदि एक और 256 के बीच में तीन गुणोत्तर माध्य पद G1, G2, G3 हैं, तो हम बोल देंगे कि ये जो पांचों संख्याएं हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स ये सब एक गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं। जब ये सब गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या कितना होगी, गिनो, 3, 2, 5, 5 होगा ना, क्योंकि तीन तो G1, G2, G3 हो गया, एक है और एक 256 है, तो टोटल 5 हो गया। और पांचवा पद कितना होगा, पांचवा पद होगा a r की पावर
n-1 ये होता है ना, और पांचवा पद कितना है 256, ए कितना है 1 है, आर की पावर कितना हो गया 4। अब इसको हमको ऐसा कुछ करो कि पावर 4 में आ जाए, तो कितने का पावर 4 होता है 8 64 अट्ठे तो 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 होगा, तो आई थिंक ये हो जाएगा 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4 इक्वल टू आर की पावर 4। अब देखो घात यहाँ पे समान है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, इसका मतलब आर की वैल्यू हो जाएगा 4। जब आपको आर पता हो गया, अब निकाल लो जीवन कितना होगा, जीवन हो जाएगा ए इंटू आर, ए कितना है 1, आर कितना है 4 है, तो ये हो गया 4। जी2 कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए 1 है, आर स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर, तो 16 आ गया। और ऐसे जी3 हो जाएगा ए आर क्यूब, ए कितना है 1 है, और ये 4 का क्यूब होगा, 4 चौक 16 चौका 64। समझ गए, यही है क्वेश्चन, देख लो इसका सॉल्यूशन आगे होगा। हाँ, यहाँ से सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोग, एक बार मैं बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन इसका, डिक्टेट कर देता हूँ ना। देखो, तो हमने क्या किया है, वही किया है, माना एक एवं 256 एक एवं 256 के बीच तीन गुणोत्तर माध्य क्रमशः जी1 जी2 जी3 है, तो एक 1 जी1 जी2 जी3 256 गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, माना उक्त श्रेणी का सर्वनुपात आर है, श्रेणी में पदों की कुल संख्या 5 है, प्रथम पद ए है, पांचवा पद कितना 256, तो पांचवा पद का फार्मूला लगा दो, ए आर की पावर n-1, n 5 है तो इतना हो जाएगा, आर की पावर 4 बराबर 256 आ गया। 256 को आप ऐसा कुछ कन्वर्ट करो कि इसकी पावर 4 हो, तो ये 4 की पावर में 4 आएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू 4, जी1 होगा ए आर, जी2 होगा आर स्क्वायर, जी3 होगा आर क्यूब, तो अतः गुणोत्तर समाध्य क्रमशः 4 16 64 है। इसको आप लोग नोट कर लो एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 10 तथा गुणोत्तर माध्य 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको बुक में मिल जाएगा, बट मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, वैसे एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो। यदि आप इसका आंसर पा जाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैंने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो देखो, इसको हम सॉल्व करने से पहले बोला है यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर मान 10 है, तो हम लोग मान लेते हैं दो धनात्मक संख्या कौन सी है, ए और बी है। इसका समांतर मान 10 दिया है, समांतर मान क्या होता है, ए होता है ए प्लस बी बाई 2, ये कितना दिया है 10, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सर ए प्लस बी आएगा 20, हम बोलेंगे ठीक है। फिर आप बोलोगे सर उनका गुणोत्तर मान दिया है, तो हम बोलेंगे ठीक है लिख लो। इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो ए और बी का गुणोत्तर मान क्या होता है जी, और ये कितना होता है रूट ओवर ए भी होता है। आप बोलोगे ठीक है, अब क्या करोगे, तो जी है 8, कितना है 8, तो 8 बराबर आ गया रूट ओवर ए बी, या आप ऐसा लिख दो कि रूट ए बी बराबर 8। अब देखो हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है, अपना टारगेट है ए और बी निकालना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए ना, तो ए और बी निकालना। हमें देखो, आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, अगर हमको ए प्लस बी पता है और उनका प्रोडक्ट पता है, तो हम लोग ए माइनस बी यदि निकाल लें, यदि हम ए माइनस बी निकाल लें तो एक बार समीकरण को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ए और बी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग देखो एक इसको बना रहे हैं इक्वेशन, क्या बनाएंगे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, तो ए बी बराबर हो जाएगा 64। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको मत मानिए, सिंपल यहाँ पे देखो ए और बी है सिंपल, तो यहाँ पे इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ए बी आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो हम लोग ए माइनस बी को लिखते हैं, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये एक बीजगणित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसा लिखा मैंने, देखो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, जब इसको करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट प्लस 2ab और माइनस 4ab मिल के आ जाएगा माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा, यही इसके बराबर आ जाएगा ना। तो देखो ए प्लस बी हमको पता है कितना 20, 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना है 64, इसको सॉल्व करोगे 20 विषम में 400
-4 × 4 = 16, 4 × 24 = 25, 256। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, 10 में से गए 4, 9 में से 5 गए 4, 144। तो मिल जाएगा a-b² ये बराबर है 144 को। तो a-b हम बोल सकते हैं कितना होगा, 12। 12 बराबर 144 ना, रूट ले लोगे तो 12 आ जाएगा। बट 12 भी प्लस माइनस साइन आएगा, क्योंकि देखो a-b² 144 है, तो a-b आएगा प्लस माइनस 12। अब एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो। यदि मैं प्लस साइन लूँगा तो a-b जो है 12 है, और ऊपर दिया है a+b 20 है, समीकरण 1 से ना, a+b बराबर 20। तो यदि मैं दोनों को ऐड करूँगा तो 20 कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 20, 10 30 2 32। तो a बराबर आ गया 16। यदि a 16 है तो b निकाल लो। यहाँ पे मैंने अभी प्लस साइन लिया था ना, a 16 रखूँगा तो b हो जाएगा 16 - 12, b बराबर 4। b बराबर 4। तो 16 और 4 एक ऑप्शन हो सकता है। और एक और, यदि मैं माइनस लेता हूँ a-b को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a-b बराबर -12। और उधर दिया है क्या, a+b बराबर 20 दिया है। तो इसको जब ऐड करोगे तो 20 भी कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 20 में से 12 गए 8, तो a बराबर 4। जब a 4 हो गया, a 4 यहाँ रखोगे तो इधर 8 16, तो b 16। तो आप दोनों संख्याएं बोलो, चाहे ये वाला बोलो 16,4 या 4,16, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर 16,4 बोलो या 4,16, दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देख लो इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है। माना दो संख्याएं a तथा b हैं तथा उनका समांतर माध्य a+b/2 है, गुणोत्तर माध्य √ab है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नानुसार मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर माध्य 10 है और गुणोत्तर माध्य 8 है, तो बोलोगे ठीक है समान, इसलिए a+b/2 10 हो गया, तो यहाँ से आगे a+b बराबर 20, और यहाँ से √ab बराबर 8, तो ab बराबर 64 स्क्वायर करने पे ना। अब देखो ये एक होता है बीजगणित में, हम लोगों ने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, जहाँ पढ़ते थे a-b का होल स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर -4ab। तो ये निकालना है हमको। तो a+b कितना है, 10, 10 स्क्वायर हो जाएगा। a+b कितना है, नहीं 20 है, सॉरी यहाँ देखो a+b 20 है, तो 20 स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 4ab, 4 इंटू ab 64 है, तो हो जाएगा 256। इसको जब सॉल्व करोगे तो a-b +-12 आएगा। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर a बराबर 4 b बराबर 16 अथवा a बराबर 16 b बराबर 4, मैंने सॉल्व कर दिया था ना। एक बार प्लस साइन लोगे और एक बार माइनस साइन लोगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 4,16 या 16,4। अतः अभीष्ट संख्या 4,16 अथवा 16,4 है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये मीन्स गुणोत्तर श्रेणी का ये लास्ट टॉपिक है। मीन्स हो तो गया, यहीं तक था। मीन्स समान गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इसके इन पदों का योगफल क्या होता है, इसका जनरल टर्म क्या होता है ना, यही सब। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो है आपके लास्ट चैप्टर जो है विविध प्रश्नावली ना, विविध प्रश्नावली में यहाँ से कई क्वेश्चन आए होते हैं। तो हम लोग बताने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। विविध प्रश्नावली मीन्स आई थिंक प्रश्नावली 9.5। इफ आई रिमेंबर एग्जैक्टली रिमेंबर देन इट इज 9.5। यदि हमें याद है सही से तो ये 9.5 है। ठीक है, हाँ देखो, गुणोत्तर श्रेणी में 3 क्रमागत पद निम्नलिखित में क्रम में लीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगर आपको पूछ रहा है गुणोत्तर श्रेणी में 3 पद लेना है हमको, मीन्स मानना है, कहीं कहीं लिखते हो ना आप लोग कि माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, तो हमको ऐसा लेना है a/r, a, ar। तो आप बोलोगे सर हम ऐसा ले लें तो क्या दिक्कत है, आप यही बोलोगे। हम बोलेंगे ठीक है बताता हूँ। तो देखो इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ मानने के लिए कि सपोज आपने इस तरीके से माना और क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि उनका योग 80 है, मीन्स उनका जो सम है 80 है, और उनका जो प्रोडक्ट है मीन्स गुणनफल वो दिया सपोज 90। तो आप क्या करोगे, जब इससे गुणा करोगे ना, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये डायरेक्ट a³ मिल जाएगा। बराबर जो भी दिया है, सपोज 80 दिया है ना, तो a हो जाएगा 80 की पावर 1/3।
तो मीन्स आपको प्रथम पद तुरंत मिल जाएगा। जब प्रथम पद तुरंत मिल गया तो जो अगला इन्फॉर्मेशन देगा, सपोज दे देगा पदों का योग या और कुछ दे देगा, उससे आप आर निकाल लोगे। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बट आप ऐसे करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ एक इक्वेशन मिलेगा। वो क्या होगा, ए क्यूब इंटू आर पावर 4। तो इससे आप ए और आर की वैल्यू एक बार में नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम लोग ऐसा मानेंगे। ऐसे जब 3 पद लिया तो ऐसा, सपोज हमको 4 पद लेना है तो 4 पद में भी हम लोग ऐसा मानेंगे, ए बाई आर क्यूब कॉमा ए बाई आर कॉमा ए आर स्क्वायर। इसका रीजन क्या है, सेम रीजन। जब आप गुणा करोगे तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आपको मिल जाएगा ए पावर 4 बराबर चारों पदों गुणनफल। ये पता रहेगा आपको तो ए निकाल लोगे। गुणोत्तर श्रेणी में 5 पद लेना है तो ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर ए आर स्क्वायर। ठीक है। यदि पदों का गुणनफल नहीं दिया है, यदि आपको प्रॉब्लम में पदों का गुणनफल नहीं दिया है तो गुणोत्तर श्रेणी के पद निम्नलिखित मान लीजिए। तो आपको यही मानना है, सिंपल, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर 4 ए आर की पावर n-1। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो समांतर श्रेणी में ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो हम बोलते हैं देखो, समांतर श्रेणी में भी इसी तरीके से हम लोग मानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने माना वैसे वहाँ भी मानेंगे। वहाँ क्या मानेंगे, देखो अगर वहाँ भी हमको 3 संख्याएं लेनी है तो हम लोग लेंगे क्या, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। ऐसा क्यों, आप बोलोगे सर यहाँ भी गुणा करने से कुछ कट जाएगा क्या, मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पे आपको जोड़ने से डी से डी सब कट, डी कैंसिल हो जाएगा। देखो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। यदि आपको तीनों संख्या को योगफल दिया है तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3 ए बचेगा। और ये योगफल सपोज 6 है तो ए निकल जाएगा 2। ठीक। तो आप 3 संख्या लेना तो ऐसा लोगे, और ये 4 संख्या लेना हो तो ए माइनस 3D कामा ए माइनस डी कामा ए प्लस डी और कामा ए प्लस 3D, इस तरीके से लेना है। और 5 संख्या लेनी है तो जैसे बोला था ना, ए माइनस 2D देन ए माइनस डी बीच में ए और यहाँ पे ए प्लस डी और ए प्लस 2D ना। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए बाई आर क्यूब लिया गया है, इसी तरीके से मैंने वहाँ पे ए माइनस 3D लिया हूँ। ठीक। तो इसको आप लोगों ने याद रखना। विविध प्रश्नावली अब आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो आज के बाद आप लोग यदि ट्राई करना चाहो तो प्रश्नावली 9.3 9.5 के मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हो। 9.3 तो पूरा, और 9.5 में भी कुछ क्वेश्चन बना लोगे। 9.4 अभी छोड़ देना, उसको मैं जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका तब करना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका प्रश्नावली का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन लेंगे, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इसको एक बार ट्राई करना, सॉल्व करके आना, तब मैं बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ओके। और न्यूमेरिकल लगा के आना नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि मैं जब आपको बताऊं तो आपको समझ में आए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।